चलिए जी, ये 2012 पे आते हैं। तो 2012 का जो पेपर है, हम्म, 2012 MS। तो अभी मैं हिंट देता हूँ, आप लोग ट्राई करके आना और फिर नेक्स्ट क्लास में डाउट देखेंगे। ठीक है, देखिए ये कुछ नोटेशन है ना, ये इंस्ट्रक्शंस हैं और ये डेटा पॉइंट्स हैं जो यूज़ होंगे यहाँ पे, तो बता रखा है। चलिए पहला क्वेश्चन है, द आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू बताइए मुझे, कोई आइगन वैल्यू क्या है इस मैट्रिक्स की? देखो बताओ। टू 2 है, टू एक ही टू आइगन, टू टू ठीक है ना। हाँ, 2 2 2 तीन, मतलब 2 इज द आइगन वैल्यू विथ मल्टीप्लिसिटी 3। तो सिंपल है कि आप क्या करेंगे, ए भी बराबर लैम्डा भी, तो मतलब एम वी इज इक्वल टू 2 भी कर देंगे, तो वहां से आंसर आ जाएगा वी की वैल्यू। ठीक है, तो आइगन फैक्टर निकाल लेंगे, आप जानते हैं कैसे निकालना है। तो आपको दिख जाएगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट, या वो नहीं करना है, सबसे आसान तरीका ऑप्शन से ही कर लो, कि चेक करो एम को किस ऑप्शन से मल्टी, एम को क्या करो 1 बाई 1 हर ऑप्शन से मल्टीप्लाई करो, तो एम भी बराबर 2 भी आ जाए, तो मतलब 2 टाइम जो ऑप्शन है वही आ जाए। ऑप्शन इज वी एक्चुअली आइगन वेक्टर। तो एम को ऑप्शन से मल्टीप्लाई करो और जो ऑप्शन है उसका सिर्फ डबल आ जाए, तो इसका मतलब है 2 इसकी आइगन वैल्यू, एम भी बराबर 2 भी। तो आप ऑप्शन से जा सकते हो, जस्ट एम को मल्टीप्लाई करो ईच ऑप्शन से, और देखो उस ऑप्शन का 2 टाइम आ जाना चाहिए। मतलब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, कि मैं कह रहा हूँ ना, एम वी इज इक्वल टू 2 भी आ जाए, तो बस वी ऑप्शन में है, देख लो एम वी किस ऑप्शन में मल्टीप्लाई करो 2 टाइम ऑप्शन से आ जाएगा। इसी को इक्विवेलेंटली आप लिख सकते हो कि एम माइनस 2 आई टाइम वी इज इक्वल टू 0, इससे आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है सेकेंड क्वेश्चन, कि द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर रूट एक्स एंड द स्ट्रेट लाइन x बराबर 4 y बराबर, तो ये आंसर है ना, ये तो बताइए आप लोगों को कि y बराबर रूट एक्स है, तो y बराबर रूट एक्स, ठीक है ना, x बराबर वाई स्क्वायर, तो इस तरह का रीजन है, x बराबर 4 तक बोला है, तो इस रीजन को आप रिवॉल्व कर रहे हैं अबाउट एक्स एक्सिस, है ना, अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये ऐसा होगा, यहाँ सर्कल बनेगा इस तरह से रीजन, है ना। तो ये रेडियस कितना वाई पे जा रहा है, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई वाई स्क्वायर है ना, वाई इसका है पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, एक्स 0 से 4, ये ना वॉल्यूम पूछा है ना, लेंथ ऑफ कर्व नहीं पूछा, वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम पूछा, तो वॉल्यूम ये होता है, हो गया, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आंसर, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स 0 से 4 में इंटीग्रेट कर दीजिए। वाई की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में दे रखी है, वाई क्या है रूट एक्स है, तो वाई को रूट एक्स रख दीजिए तो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आई आपको दे रखा है एक्स इंटू वाई डी वाई डी एक्स, जहाँ वाई की लिमिट, विंडो बंद कर देता हूँ, तो हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि क्या है, वाई की लिमिट है ना एक्स स्क्वायर टू, ग्राफ बना लो इसका और ऑर्डर चेंज करना है ना, तो ग्राफ बना लो ऑर्डर चेंज कर लो हो जाएगा। और यहाँ पे जो है इजी है, पुट कर दो वाई साइन एक्स, यहाँ साइन 1/n अपॉन 1/n 1 हो जाएगा, साइन 2/n अपॉन 2/n 1 हो जाएगा, सब में ऐसे ही फॉर्मूला बना दो, इजिली आ जाएगा सब में साइन। तो इसका आंसर आई थिंक 1 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 3 आएगा एंड इसका k आएगा। तो 1 से k तक f0 0 होता है खत्म, तो 1 से k का सम 1 ही आएगा ना, यहाँ 1 2 3 k, तो k इंटू ये आ जाएगा c आ जाएगा शायद, देख लेना, क्योंकि वो बस फिट करना है आपको, ईजी है। ये आपको दे रखा है, पूछ रहा है कॉन्टिन्यूस है कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो x टेंस टू 0 0 कर लो, है ना, तो ये हो जाएगा r साइन 1/r, और 1/r है, ठीक है ना, r साइन 1/r, मतलब ये 0 हो जाएगी, लिमिट 0 तो है, कॉन्टिन्यूस तो है ये। फिर पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लो फॉर्मूले से, है ना, तो उससे आ जाएगा। ये बोल रहा है कि x कोई रियल सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रही है एन कोई, सॉरी एन कोई रियल सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रही है स्मॉल ए पे, तो क्या होगा, एन बी अ रियल सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू ए, देन ए मोर देन 0 है, तो ए पॉजिटिव है जी, अच्छा,
तो इसका ये मतलब है, बताइए सीरीज ए एन कन्वर्ज करेगी डाइवर्ज करेगी? डाइवर्ज। हाँ, डाइवर्ट करेगा। श्योर डाइवर्ज, बिकॉज अगर है ना, हम जानते हैं कि लिमिट ऑफ ए एन इज नॉन जीरो देन सीरीज श्योरली डाइवर्ज। ओके, तो ये डाइवर्ज हो गया है ना। अब इसका चेक करना है ए एन अपॉन एन का। तो यहाँ पे रियल सीक्वेंस है जिसकी लिमिट ए है ना। अब ए एन अपॉन एन है तो क्या करोगे, अब इसका कोई टेस्ट लगाना पड़ेगा आपको। सर एक वो भी तो है ना, कोची लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अरे सिंपल, इतना दिमाग नहीं लगाओ, एक काम करो, ए एन को कांस्टेंट सीक्वेंस ले लो, ठीक। कांस्टेंट सीक्वेंस क्या ले ले, 1 ले लेते हैं, ठीक है। ए एन इज 1 1 1 1 1, हर टर्म 1 है ए एन का, तो रख देते हैं यहाँ पे। तो 1/n कन्वर्जेस और डाइवर्जेस? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेस। तो ये तो एक एग्जांपल काफ़ी है गलत कहने के लिए। जो कन्वर्ज वाला वो आउट हो गया। तो देखो हमारा क्या आंसर आया, हमने एग्जांपल लिया, उससे ये हुआ कि ए एन मेरा जो सीरीज ए एन है वो डाइवर्स कर रही है, ए एन अपॉन एन भी डाइवर्स कर रही है, दोनों डाइवर्स कर रही है। तो बाकी सारे ऑप्शन आउट हो जाएंगे इससे। एन ठीक है ना, एन को 1 ले लिया मैंने, सीक्वेंस को 1, तो स्मॉल ए भी 1 हो गया। तो उस तरीके से तो इजीली ऑप्शन दोनों डाइवर्ट कर जाएगी एग्जाम्पल से। सीधा सीधा कुछ पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन आउट हो जाएंगे, तो बचा सिर्फ डी। तो दोनों डाइवर्ट कर रहा है, ट्रू है। कह रहा है एक 4 डिजिट का नंबर चूज किया एट रैंडम, अच्छा, उसके बाद द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 zeros इन दैट नंबर इज। देखो ये सब काउंटिंग वाले क्वेश्चन हैं, तो एग्जाम में आपको लगे कि आप करके सही कर लोगे तो ट्राई करो, नहीं तो इसको बाद के लिए स्किप करो, कि बाद में टाइम बचेगा तो आएंगे। हालांकि हो जाने लायक क्वेश्चन है ये, उसको काउंटिंग पे है कि आप सही काउंट कर पा रहे हो, फेवरेबल आउटकम ठीक काउंट कर पा रहे हो कि नहीं, ये है। ठीक है, देखो अगर इसको मैं ट्राई करूं तो कह रहा है कि देर आर एग्जैक्टली 2 zeros इन दैट नंबर। तो 4 डिजिट का ये नंबर है और इसमें सिर्फ 2 zeros हैं। 4 डिजिट का नंबर है, इसमें सिर्फ 2 zeros हैं। पहले तो बताओ टोटल सैंपल स्पेस में कितने आउटकम हैं? 9000 4 की पावर 4। नहीं, देखो ध्यान से 9 into 10 to the power 3। जी, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑप्शन ही हैं और यहाँ पे आपके पास 10 ऑप्शन हैं। 10, क्योंकि यहाँ 0 आ जाएगा, 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो 9, हाँ जो शुरू में बताया, ठीक है ना, 9000, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम काउंट करने हैं कि आपको 2 जीरो चाहिए। देखो पहला पोजीशन पे 0 तो हो नहीं सकता, तो ये आउट हो गया। यहाँ पे 1 2 9 ही आएगा, तो ये तो फिक्स है। अब 2 zeros लाने तो केसेस बना लो, है ना, कि मान लो ये 2 0 यहाँ पे है। अब इसके केसेस देख लो क्या है। तो यहाँ पे 9 चॉइस, अच्छा क्या करना है, रिपीट होगा कि नहीं, कुछ बोला है। 4 डिजिट का नंबर चूज किया, द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 zeros इन इट, है ना, तो कुछ ऐसा रिपीटेशन की बात किया नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखना है 2 zeros ही चाहिए आपको, 3 जीरो नहीं चाहिए। तो यहाँ भी 9 चॉइस ही होगा, 1 2 9, क्योंकि यहाँ अगर 0 इंक्लूड कर दिया तो 3 जीरो हो सकता है। सो वी नीड ओनली 2 zeros। तो इसके पास सिर्फ एक चॉइस है, इसके पास सिर्फ, क्योंकि 0 फिक्स हो चुका है ना, 0 फिक्स 1 2 9। तो 9 इंटू 9, तो ये 81 आ गया। चेक कर लो भाई बाकी लोग। तो 81 ऐसे नंबर है जहाँ लास्ट के दोनों जीरो हैं। अब इसके कितने केसेस बना सकते हो तुम, कि ऐसा हो सकता है यहाँ 1 2 9 बीच रहेगा, में 2 0 हो सकते हैं सर। हाँ 1 2 9 0 ऐसा हो सकता है, या हो सकता है यहाँ 1 2 9 हो, यहाँ 0 3 की। 0 जी इंटू 3। तो टोटल आ गया 81 इंटू 3। 81 इसका फेवरेबल केस है, 81 इसका फेवरेबल केस है, 81 इसका फेवरेबल केस है। देख लीजिए बाकी लोग, कहीं मिस्टेक हुआ है तो बताइए, अगर सच में तो आंसर चेक कीजिए, आना चाहिए। ठीक है, तो कैंसिल कीजिए इसको। 3 3 जा 9, और 3 से और काटोगे तो 1000 यहाँ बचा, तो 27। तो 27 अपॉन 1000। तो हमें बोला था 4 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें 2 जीरो चाहिए एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली 2 जीरो चाहिए, तो आपको यही होना चाहिए 27/1000। कौन सा, सी ऑप्शन, ठीक है। ओके। 8 कह रहा है कि 8th क्वेश्चन, अ पर्सन मेक्स रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू डिस्ट्रॉय अ टारगेट। अटेम्प्ट्स आर मेड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग द टारगेट इन एनी अटेम्प्ट इज 0.8। तो मतलब सक्सेस टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी 0.2 होगी। अब कह रहा है गिवन दैट ही फेल्स टू डिस्ट्रॉय द टारगेट इन द फर्स्ट 5 अटेम्प्ट्स। बता रखा है कि पहले 5 अटेम्प्ट में टारगेट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, फेल हो गया है ना।
तो द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज डिस्ट्रॉयड इन द 8th अटेम्प्ट, नेगेटिव तो लेकिन ये नेगेटिव मान बोला सर फेलियर वाला केस से। लेकिन बता रखा है ना कि ही फेल्स टू डिस्ट्रॉय इन फर्स्ट 5 अटेम्प्ट्स, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि 8वें अटेम्प्ट में वो डिस्ट्रॉय कर पाएगा? बोलो। तो इसमें 2 इवेंट बना लो पहले, गिवन का भी तो इम्पोर्टेंस होगा। ई है कि फेल्ड टू डिस्ट्रॉय इन, या ई या एफ, इसको एफ ले लो, गिवन है इन 5 अटेम्प्ट्स, फर्स्ट 5 अटेम्प्ट्स, तो इन फर्स्ट 5 अटेम्प्ट, तो फेल टू डिस्ट्रॉय इन फर्स्ट 5 अटेम्प्ट, ठीक है। ई है डिस्ट्रॉयड, टारगेट डिस्ट्रॉयड इन 8th अटेम्प्ट, है ना, टारगेट डिस्ट्रॉयड इन 8th अटेम्प्ट, तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है जी। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हुआ? फेल टू डिस्ट्रॉय इन 5 अटेम्प्ट एंड टारगेट डिस्ट्रॉयड इन 8th अटेम्प्ट, बताइए। तो न्यूमरेटर में क्या हो रहा है? क्या लिखूं? तो हमें बोला है पहले 5 अटेम्प्ट में वो फेल हो गया टू डिस्ट्रॉय द टारगेट, ठीक है। सर तो दोनों इंटरसेक्शन कंसिडर करेंगे ना कि क्यू टू द पावर 5 कि फेल हो गया और फिर लास्ट अटेम्प्ट में पास करता है तो 8th अटेम्प्ट पी हो जाएगा और पीछे का भी टू अनसक्सेसफुल होगा क्योंकि वो 8th अटेम्प्ट में सक्सेस आ रहा है तो क्यू स्क्वायर, तो क्यू टू द पावर 7 इंटू पी। पहले तो टोटल निकालना, टारगेट डिस्ट्रॉयड इन 8th अटेम्प्ट, तो उसके लिए क्या होगा? सर क्यू टू द पावर 7 इंटू पी। और इसका टारगेट डिस्ट्रॉयड इन 5th अटेम्प्ट, इसको क्यू टू द पावर 4 इंटू पी 5th अटेम्प्ट में करते हैं। नहीं, फेल टू डिस्ट्रॉय इन फर्स्ट 5 अटेम्प्ट ना, ये सब फेल टू है। ये बोला था, एक बार देख लो। गिवन है, गिवन दैट ही फेल्स टू डिस्ट्रॉय द टारगेट इन द फर्स्ट 5 अटेम्प्ट, ये बता रखा है कि पहले 5 अटेम्प्ट फेल हो गया, ये गिवन है मुझे, तो क्या प्रोबेबिलिटी टारगेट 8th अटेम्प्ट में डिस्ट्रॉय होगा? देखो, सक्सेस इन फर्स्ट, सक्सेस इन 8th ट्रायल, है ना, यही मतलब है ना, क्योंकि डिस्ट्रॉय कर पाएगा या नहीं कर, वही ऑप्शन है। तो डी एफ का मतलब ये है कि एफ जो डिनोमिनेटर में वो तो हो जाएगा कि गेटिंग सक्सेस इन फर्स्ट, तो पहले 5 अटेम्प्ट में फेल होगा तो पता ही, तो मेरे में वगैरह 6, 7, 8 की बात होगी, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। यस अच्छा एक मिनट, वो मैं उल्टा सोच रहा हूँ, देखो, तो डिनोमिनेटर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आएगी, फिर से बताओ, एफ क्या आएगी? क्यू की पावर 5 जस्ट, है ना, फेल्ड, क्यू मतलब फेल की प्रोबेबिलिटी है, फेल टू डिस्ट्रॉय, तो बस बोल रहा है कि पहले 5 बार में फेल हो गया। यहाँ क्या होगा कि पहले 5 बार में फेल नहीं हुआ, 7 बार फेल हुआ और फिर 8वें ट्रायल में सक्सेस मिला उसको, तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा इसका? क्यू स्क्वायर इंटू पी। बाकी लोग चेक कर लो, तो पी था 0.8 की, वो टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगा, 0.2 है, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। बाकी लोग अपना अपना लॉजिक लगा के देखिए, ठीक है। सर यहाँ पे ज्योमेट्रिक फॉलो कर रहा है और यहाँ पे मेमोरीलेस प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है,
ऐसे ही आंसर है। हाँ यस यस यस, अब वैसे भी सोच सकते थे कि चूंकि मेमोरी लेस प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, हाँ यस, है ना। तो इसीलिए यस, यहाँ पे देखिए ये क्या आ गया, एक्चुअली डायरेक्टली आ गया। यहाँ से कोई ये कहता कि 8वें ट्रायल में वो हुआ गिवन द 5th फेल ट्रायल, तो वो मेमोरी भूल जाएगा, पहले 5 को भूल जाएगा, वो सिर्फ ये याद रखेगा कि 6ठे 7वें और 8वें में क्या हुआ, ये चीज़ है। तो यहाँ जो है मेमोरी लेस प्रॉपर्टी यूज हुई है, यस। मतलब अगर, हालांकि मैंने कैलकुलेशन का यूज़ कर लिया, अदरवाइज डायरेक्टली मेमोरी लेस से आ जाएगा ये, कि हमें बता रखा है कि पहले 5 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो 8वें अटेम्प्ट में जो डिस्ट्रॉय कर पाएगा टारगेट को उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, तो बस आगे से स्टार्ट होगा, तो जो पहले 5 को भूल जाएगा, तो 6 7 8 इज ओनली इम्पोर्टेंट, तो 6 से स्टार्ट होगा, 6 ट्रायल में फेलियर, 7th में फेलियर, 8th में डिस्ट्रॉय कर पाया वो, तो ये आ जाएगा मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। तो ये 0.032 हो जाएगा जी, देख लो, हाँ ये आ गया, इस तरह से है 032, ये बी ऑप्शन होगा। तो मेमोरी लेस भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि ज्योमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल मेमोरी लेस फॉलो करता है, तो है ना, नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस इज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड ज्योमेट्रिक हैज मेमोरी लेस प्रॉपर्टी, तो क्या होगा, उससे आ जाएगा आपका आंसर, उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया। नेक्स्ट है एक्स बाइनोमियल 5p है, p पता नहीं है हमें, तो x बराबर 2 इज इक्वल टू 2 टाइम x बराबर 3, तो ये बाइनोमियल का pmf पुट करो, बाइनोमियल का pmf पुट करो 3 पे, इक्वेट करो, p आ जाएगी तो वेरिएंस आ जाएगा npq। 10th कह रहा है कि x1 x2 x8 जो है आपका एक्चुअली नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है, u है x1 प्लस x2, v है x1 से x8 तक का सम, तो को रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन यू भी, तो पहले फॉर्मूला लगा लो, कोवेरिएंस बिटवीन यू भी और अपॉन वेरिएंस यू वेरिएंस भी, कोवेरिएंस बिटवीन यू भी आ जाएगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2, क्योंकि बाकी तो IID है, तो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2, और दोनों हो जाएगा 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन रूट अंडर, और u का वेरिएंस है 2 सिग्मा स्क्वायर, उधर v का वेरिएंस है 8 सिग्मा स्क्वायर, तो 8 टू 16 सिग्मा स्क्वायर, 4 सिग्मा आ जाएगा, तो 2 सिग्मा स्क्वायर न्यूमरेटर में है और अपॉन 8 सिग्मा स्क्वायर, नहीं 4 सिग्मा ना, डिनोमिनेटर में कितना है 4 सिग्मा, देख लो कोवेरिएंस कितना आया था 2 सिग्मा स्क्वायर, और वहाँ पे आया है डिनोमिनेटर में है रूट के अंदर 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू 8 सिग्मा स्क्वायर, 16 सिग्मा, 4 सिग्मा स्क्वायर डिनोमिनेटर में हो गया, यस, बाहर 4 सिग्मा स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में 2 सिग्मा स्क्वायर, आंसर 1/2 आ गया। ठीक है, तो ये हमने मेंटली कैलकुलेशन किया, आप लिख के करो, लिख में गलती कम लिखने में दिखता है हम लिख क्या रहे हैं ना। तो ये है x है f8,15, y है f15,8, वो पता है xy में रिलेशन, x बराबर 1/y, तो x को रख दो 1/y और इसको इसके जैसा बना दो, तो इजीली आपको k दिख जाएगा, तो इजी है ना, 1/y मोर देन 4, तो y लेस देन 1/4, और यही है, तो यहाँ k 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, k 0. देखो क्वेश्चन क्या ही है, मतलब बिना पेन चलाए हो जाएगा देख के, तो 1/4 आ गया आपका k की वैल्यू। फिर यहाँ पे x1 x2 xn भी IID एक्सपोनेंशियल 1 रैंडम वेरिएबल, Sn जो है समेशन xi i फ्रॉम 1 to n है। ठीक है, तो x1 x2 xn IID एक्सपोनेंशियल 1 है, और Sn है समेशन xi i फ्रॉम 1 to n। तो यूजिंग द सेंट्रल लिमिट थ्योरम पूछ रहा है कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है Sn मोर देन n की, तो इजी, 1/2। हाँ Sn में n एक्सपोनेंशियल 1 है, तो सम उसका हो जाएगा सम गामा आ जाएगा, गामा कितना जी, वैसे n,1, एक्सपोनेंशियल गामा 1 है ना, नहीं आएगा इसमें, उसका वो क्या कहते हैं, उसे एक्सपेक्टेशन लेंगे एसएन की, तो वो है नहीं आएगा, वो जीरो हो जाएगा। जी जी, तो यहाँ से आपके पास एक्सपोनेंशियल 1 है, सब हो जाएगा गामा कॉम है, वो गामा 1 हो जाएगा, एंड वहाँ से मीन निकालो। ठीक है ना, तो अल्फा बीटा तो एन ही आ जाएगा, तो एन माइनस एन ऑन दिस। ठीक है, तो जीरो समाव आ जाएगा, जेड मोर देन जीरो, एंड देन इजीली आपका हाफ आ जाएगा। यहाँ से आपके पास रैंडम वेरिएबल एक्स है यूनिफॉर्म
5, 5 plus theta based on the random sample of size 1, सिंगल रैंडम वेरिएबल है, x1 जिसको बोल रहा है ये, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर कौन सा होगा। कोई बात नहीं, मीन निकाल कर देख लो, यहाँ से देख लो x माइनस 5 आ जाएगा यूनिफॉर्म 0 थीटा, और यूनिफॉर्म 0 थीटा का हाँ, मीन कितना आता है। उसमें वेरिएंस लेके एक्सपेक्टेशन ऐसा करके तो वहां से हो जाएगा। हाँ, तो इजली आ जाएगा, देख लो किसका मीन आ जाएगा। वो तो इजी है, देख लो किसका मीन इक्वल थीटा इस पर आ जाएगा, इजी है। यहाँ बोल रहा है x1 x2 xn रैंडम सैंपल साइज इनका फ्रॉम नॉर्मल म्यू 16, अगर कह रहा है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज एक्स बार माइनस सिग्मा बाई रूट एन, क्या लिखते हो तुम लोग, जेड अल्फा बाई 2, तो ये वैल्यू दे रखी है तो वहाँ से आ जाएगा सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2 0.98, पुट करो सारे, जेड अल्फा बाई 2 क्वेश्चन में दे रखा होगा फर्स्ट पेज पे, एन यहाँ पता है, एन निकालना ही है, और सिग्मा पता है यहाँ से 16 सिग्मा स्क्वायर है तो आ जाएगा, अल्फा यहाँ से मिल जाएगा, ये 1 माइनस अल्फा है 0.95, तो अल्फा आ जाएगा 5%, उससे पुट कर लो आ जाएगा। यहाँ कह रहा है कि आपके पास एक क्वाइन को 4 बार टॉस किया, P है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन द सिंगल ट्रायल, S be the number of heads obtained, it is decided to test P बराबर half versus P is not half using the decision rule, reject H not if S is 0 और 4, H not रिजेक्ट करेंगे या तो S 0 है या 4 है, S क्या था, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन, अच्छा तो नंबर ऑफ हेड्स 0 है या नंबर ऑफ हेड्स 4 है तो H नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर निकालना है, टाइप 2 एरर तब निकालना है जब P 3/4 हो, तो आ जाएगा ना टाइप 1 एरर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H नॉट व्हेन H नॉट इज ट्रू, टाइप 2 एरर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H1 व्हेन H1 इज ट्रू, उससे आ जाएगा। खत्म हो गया ऑब्जेक्टिव। अच्छा तो ऑब्जेक्टिव मतलब Yes. 10 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 15 थे ना, 15 से तो 15 से अगले 14 ऑब्जेक्टिव होगा। अब तो यहाँ पे क्या है, अब ट्राई करना आप लोग सॉल्व करके, ठीक है। ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए सिंपल है, डिटर्मिनेंट को तुम नॉन जीरो कर दो तो काफ़ी है यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए, या रैंक से जाना है रैंक से भी जा सकते हो, ये है डिटर्मिनेंट नॉन जीरो कर दो। इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन है तो रैंक क्या होगा, इक्वेट कर दो और लेस देन 3 कर दो, दोनों का रैंक इक्वल होगा इस तरह से, और नो सॉल्यूशन है रैंक डिफरेंट होने चाहिए, ए का और एगोमेटेड बी का, है ना। उससे करो, यहाँ पे A1 2 है, B1 1 है, AN+1 दे रखा है, A1 प्लस BN/2, दो अलग अलग सीक्वेंस हैं जिसके फर्स्ट टर्म पता है आपको, और AN+1 इस रूल को फॉलो कर रहा है, BN+1 इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो बोल रहा है कि पहले तो दिखाओ BN छोटा होगा AN से, तो ये तो आ जाएगा अर्थमेटिक मीन लेस देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, क्या होता है अर्थमेटिक मीन मोर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन मोर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, तो ये हार्मोनिक मीन है, इसको तुम ठीक से लिखो, डिवाइड करो AN BN से, तो 1/AN प्लस 1/BN/2 है ये, तो ये हार्मोनिक मीन है एक्चुअली AN BN का, ये अर्थमेटिक मीन है, तो अर्थमेटिक मीन इज मोर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा। फिर कह रहा है दिखाओ BN+1 BN से ज़्यादा होगा, तो मतलब BN इंक्रीजिंग सीक्वेंस को कहना चाह रहा है ना, तो BN+1 BN से ज़्यादा होगा, तो उसके लिए क्या लगाएंगे ट्रिक, AN/N+1 लेस देन 1 है, तो ये अच्छा लेस देन 2 हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे लग रहा है AN इंटू BN करोगे, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों करना पड़ेगा, यहाँ से 2AN AN BN की वैल्यू यहाँ से रख दो, आ तो गया, तो यहाँ से अगर तुम AN प्लस BN को क्या रख सकते हो, यहाँ से A प्लस B 2 टाइम AN+1, ओके, और यहाँ से कुछ आएगा फिर AN/N+1, देखना पड़ेगा क्या रिलेशन है, तो कुछ तुम्हें कैलकुलेशन करने पड़ेंगे मुझे लग रहा है, या तो BN+1 माइनस BN करके देखो, उससे भी आ सकता है
है ना। सर वैसे टर्म्स निकाल के चेक कर सकते हैं ना, क्योंकि A1 और B1 की वैल्यू दे रखी है। हाँ वैसे तो कुछ टर्म निकाल के तुम्हें दिख जाएगा क्या बिहेवियर है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो वैसे भी दिख जाएगा। फॉर ऑल कह रहा है तो प्रूव कर, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन था उस टाइम तो उसको दिखाना था प्रॉपर, अदरवाइज ठीक है। अब बोल रहा था सीक्वेंस ए एंड बी एन कन्वर्ज टू सेम लिमिट। अब आपको दिखाना है कि ए एन बी एन जो है ना कन्वर्ज करेगी सेम लिमिट। तो मैं ये कह रहा था कि ए एन प्लस वन इंटू बी एन प्लस वन करो, क्या आएगी, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगी ये एन इंटू बी एन आ ए एन जाएगा। इंटू बी एन। इसका क्या मतलब है कि ए एन प्लस वन इंटू बी एन प्लस वन ए एन बी एन के इक्वल है। इसका मतलब है ये इसको रिड्यूस भी कर सकते हो, ए वन बी वन बराबर ए टू बी टू, ए थ्री बी थ्री, है ना, ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू इज इक्वल टू ए थ्री बी थ्री इज इक्वल टू ए फोर बी फोर एंड सो ऑन। तो किसी भी दो टर्म का प्रोडक्ट वो है इक्वल ही है 2 आएगा। है ना। हाँ तो ए मतलब ए वन बी वन ए टू बी टू इस तरह से, तो लिमिट लगा दोगे तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर बराबर रूट टू, तो एल बराबर वो आ जाएगा, है ना, इस तरह से। तो वो टू आ गया तो सिंपली है ना, ए वन बी वन टू है, ए टू बी टू, ए थ्री बी थ्री, इस तरह से ए एन बी एन लिमिट लगा दो उसमें। तो लिमिट लगा दोगे तो एल इंटू एल, अच्छा वहाँ पहले तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा दोनों का लिमिट इक्वल है। ओ एक और ये प्रॉब्लम है कि हमें एक चीज़ और दिखाना पड़ेगा कि ए एन और बी एन की लिमिट इक्वल है, और उसके बाद पता चलेगा कि है ना ए एन की लिमिट इंटू बी एन की लिमिट यहीं से टू आ जाएगी। तो बस आपको एक और रोल दिखाना पड़ेगा दोनों की लिमिट इक्वल है, और लिमिट इक्वल है तो वहाँ से एल स्क्वायर बराबर टू, तो एल बराबर रूट टू आ जाएगा। थोड़े से ये कैलकुलेशन बेस्ड और डिफिकल्ट क्वेश्चन हालांकि है क्योंकि ये है ना उस समय 12 मार्क्स का आया था। फिर आपने बताया था इस टाइप का हो मतलब हाँ अर्थमेटिक में, और ये सबका सेम लिमिट पे ही तो कन्वर्ट करते हैं ना ये सब। हाँ इसको क्लास में हमने डिस्कस भी किया था, लेकिन तुम ट्राई करके आना अपने से, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछना दोबारा। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये प्रूव करने के लिए सोच सकते हो कि हाउ टू, मतलब यही एग्जाम में ऑप्शन बन के आ जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ए एन की लिमिट रूट टू है, चौथा ऑप्शन बी एन की लिमिट रूट टू है, मान लो इस तरह से ऑप्शन बन के आ गया। इसमें क्या है, इसको ऑब्जेक्टिव बनाना हो तो इस पैटर्न पे ऐसे कर देगा, हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ लैम्डा इज वन, दिस इफ लैम्डा इज वन, दिस इफ लैम्डा इज वन, या फोर्थ कुछ ऐसा लिख देगा, नन ऑफ दीज या समथिंग। तो ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं इस तरह से, नॉट सेम क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो आते नहीं थे, तो ये दोनों आउट ऑफ सिलेबस हो गया, है ना। तो अब नहीं आते हैं, मतलब यहाँ है फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट, ये तो निकाल ही लोगे आप। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो पुट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। फिर चेक करो मैक्सिमा है कि मिनिमा है। यहाँ कह रहे हैं एफ कॉन्टिन्यूस है तो शो करो एक ऐसा नंबर सी मिलेगा मुझे जहाँ एक्स एफ एक्स डी एक्स 0 से 1 में इक्वल रहेगा एफ एक्स डी एक्स सी से 1 में। अच्छा तो सब्जेक्टिव है, तो एग्जिस्टेंस वाले जो भी थ्योरम्स थे ना उसमें से कोई एक यूज हो सकता है जहाँ एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है। मीन वैल्यू या वो थ्योरम आते हैं इसको अच्छी वैल्यू से। तो इसमें तुम डिफरेंस ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक 0 से 1 एक सी से 1 है, तो 0 से 1 में x टाइम एफ एक्स है और सी से 1 में जस्ट एफ एक्स है। तो 1 टू सी, सी टू 1 ऐसा कर सकते हैं हम लोग, या बाई पार्ट लगाओगे, लेकिन उसमें क्या करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए देखना पड़ेगा प्रूफ टेक्निक क्या है। प्रूफ दैट है ना, 1000 टेक्निक हो सकते हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा क्या कर सकते हैं हम लोग। जैसे अभी चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है मुझे चेक करना है ट्रू फॉल्स, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, एफ एक्स कोई फंक्शन ले लूंगा, मान लो एक्स, एफ एक्स को मैं एक्स रख के सॉल्व करके एक्स सी निकाल लूंगा सीधा सीधा, है ना। अगर ऑब्जेक्टिव में होगा तो कि क्या एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उसके लिए मिल जाएगा, तो उस तरह से कोई भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा तो उसके लिए हमें एक्स सी मिल जाएगा इसमें, ठीक है, सो दैट है। लेकिन आपके एग्जाम में क्या होगा, यही ऑप्शन आ जाएगा देयर एग्जिस्ट, अब ट्रू फॉल्स आपको चुनना है कि सही है कि गलत है, सो दैट की जगह आपको चेक करना होगा। तो उसके लिए वही हम लोग वहाँ क्या करते हैं, फंक्शन पुट कर देते हैं जो सूटेबल एग्जाम्पल हो उसका, और उससे दिख जाएगा ट्रू या फॉल्स है। फॉल्स है तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, ट्रू है तो फिर बहुत सारे एग्जाम्पल अगर ट्रू आएगा फिर उसको समाउ वी विल ट्राई टू प्रूव। फिर भी ट्राई करके आना, तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ये है ट्राई करके आओ। सोल्यूशन बुक भी आपके पास है, उसमें देखो अगर समझ आ रहा है ठीक है, नहीं तो पूछो। यहाँ इंटीग्रेट करना ईजी है ना, वाई के साथ इंटीग्रेट करो फिर वो एक्स ईजी है काफ़ी, जस्ट आपको इंटीग्रेट करते जाना है। यहाँ आपको एम दे रखा है इक्वेशन, पहले तो इसको एम से मल्टीप्लाई कर दो, ये आई हो जाएगा, आई बराबर 5/4 एम के एम स्क्वायर 1/4 एम क्यूब, इस तरह से
अब ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लो, आपको पता ही है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लो एंड मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये काली हैमिल्टन थ्योरम पे है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो निकल जाएगा यहाँ से, फिर वो इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लोगे तो कंपेयर कर लो तो के दिख जाएगा आपको, हेंस और अदरवाइज सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब एम है, अब इसको सॉल्व करना है आपको, है ना, तो ये सॉल्व करना आसान है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी, पुट कर दो, सॉल्व कर लो। अगर एम इन्वर्टिबल होगा तो डायरेक्टली इन्वर्स इधर भेज दो, एम इन्वर्स निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, इसको भी है। यहाँ पे बोल रहा है 20 कि एन कोई रैंडम वेरिएबल है, रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ फेयर डाइस थ्रोन विथ पीएमएफ, ये दे रखा है, मतलब आई 1 2 3 4 है, तो डाई एक थ्रो हो सकता है, 2 थ्रो हो सकता है, 3 थ्रो हो सकता है, 4 हो सकता है एंड सो ऑन, इस तरह से। अब लेट एस बी द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द फेसेस ऑफ द डाई, एस क्या है, जो एस आपका है सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग, तो एस बी सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द फेसेस ऑफ द डाई, ठीक है। तो एस सम क्या हो सकता है, अगर एक डाई फेंका तो सम 1 से 6, 2 डाई फेंका तो सम 2 से 12, 3 डाई फेंका तो सम 3 से 18, 4 डाई फेंका तो सम 4 से 24 एंड सो ऑन। तो बता रखा है कि एस 3 है, तो देखो एस 3 है तो ये तो पक्का है कि या तो एक डाई फेंका है या 2 फेंका है या 3 फेंका है, 4 तो नहीं फेंक सकता, क्योंकि 4 फेंकेगा तो उसके सम 4 से स्टार्ट होंगे। तो इवेंट आपके E1 आउट इवेंट आ गया, 1 डाइस थ्रोन, E2 2 डाइस आर थ्रोन, E3 थर्ड डाइस आर थ्रोन, 3 डाइस आर थ्रोन, 3 इवेंट है, पार्टीशन मिल गया आपको, ये गिवन है, ये ए इवेंट है, तो गिवन ए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 2 डाइस वर थ्रोन, तो E2 गिवन ए, मतलब बेस थ्योरम लगाना है आपको, ये EI की प्रोबेबिलिटी पता है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI यू हैव E1 n बराबर 1, E2 n बराबर 2, E3 n बराबर 3 रख दो, तो E1 E2 E3 की प्रोबेबिलिटी यहाँ से आ जाएगी, ए गिवन E1 आप खुद निकाल लो, ए गिवन E1 का मतलब अगर एक डाई को थ्रो किया सम 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एक डाई को थ्रो किया तो 1/6, 2 डाई को थ्रो किया सम 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1 2 2 1, 2/36, अगर 3 डाई को थ्रो किया तो सम 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्या हो जाएगा जी, 3 डाई को थ्रो किया है तो 1 1 1, एक ही चॉइस है आउट ऑफ 216, तो 1/216, मैंने सारे बता दिया, पुट कर लो बेस टर्म्स। यहाँ पे x नॉर्मल 0 1 है, y x प्लस मॉड x है तो y क्यू, पहले तो a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला आता होगा, पूरा ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यू जस्ट ओपन इट, a प्लस बी होल क्यू लगा के इस पर ओपन कर लो। अब लगाओ एक्सपेक्टेशन, तो आपको पता है इसके सारे ऑड मोमेंट 0 होते हैं और इसके इवन मोमेंट जो होंगे ex 1 है ना, ऑड मोमेंट ex जैसे 0 है, ex स्क्वायर तो 1 आएगा, ex क्यूब 0, ex 4 1 इंटू 3, ex 5 0, ex 6 1 इंटू 3 इंटू 5, फॉर्मूला पता है आप लोगों को, जस्ट पुट कर दो। यहाँ y जो है नॉर्मल म्यू वाई सिग्मा वाई स्क्वायर, y ln x है ना, तो बोलते हैं x का डिस्ट्रीब्यूशन लॉग नॉर्मल है, y का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, ऐसा बोलते हैं, x का डिस्ट्रीब्यूशन लॉग नॉर्मल है। तो अब पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, इधर बुला दो x बराबर e की पावर y, ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लगाओ, आ जाना चाहिए। फिर मीडियन ऑफ x, तो x के CDF को इक्वल रखो हाफ के, फाइंड द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ द मीडियन ऑफ x, पहले यहाँ से मीडियन निकाला तुमने, अब मीडियन x निकाल लिया तो उस मीडियन का ML ही निकालो, अब ये है, ठीक है ना, तो ML निकालना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ट्राई करके देखो, देखो ये अभी एक ऑब्जेक्टिव में भी शायद कहीं मिला था हमें, पता नहीं है ना, किसी ईयर में, ये अभी 2015 के बाद किसी ईयर में क्वेश्चन रिपीट 19 में से है ना, बट नॉट एग्जैक्टली सेम, बट इस कॉन्सेप्ट yes, sir. है ना, वहाँ पे नॉर्मल के PDF से वो मैच खाएगा, ये है। अब यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x हैज़ PDF, तो आपको अगर आइडिया हो कि किसके PDF में e की पावर -x² आता है, बाहर x भी है, तो डायरेक्टली फिट कर सकते हो, नहीं आइडिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप डेफिनेशन से जाओ, है ना, इसको इंटीग्रेट करो 0 से इन्फिनिटी में, 1 के इक्वल रखो, वहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, फिर अल्फा बीटा आ जाएगी, है ना। तो x इंटू किसके PDF में आता है, ये कुछ ऐसा स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है क्या कोई, अल्फा सॉरी गामा सर, लेकिन यहाँ x² आता है e की पावर -x², हाँ ना सर, जैसे नॉर्मल में वहाँ तो x स्टैंडर्ड आता है, हाँ नॉर्मल, लेकिन यहाँ x नहीं आता स्टैंडर्ड नॉर्मल में, है ना।
यस तो डायरेक्ट फिट नहीं बैठेगा। एक्स स्क्वायर को अगर मैं रख दूं कुछ, तो उस केस में एक्स स्क्वायर जो है ना वो बन जाएगा तुम्हारा कहीं ना कहीं गामा बन सकता है। एक्स स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन गामा बन जाएगा या एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, बट एक्स का नहीं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, जब ऐसा नहीं दिखे डिस्ट्रीब्यूशन, दिखे तो सीधा कंपेयर कर लो, नहीं दिखे तो कोई बात नहीं, आप इसका इंटीग्रेशन करो 0 से इन्फिनिटी में इक्वल टू 1 रखो पीडीएफ को, तो इक्वेशन वहाँ से आएगी, दूसरी इक्वेशन EX से आएगी, दोनों को सॉल्व कर लो तो अल्फा बीटा आ जाएगी। मैं बोल रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट पे 2017 में क्वेश्चन आया है, सेम इसने बस यहाँ ये बदल दिया है, बाकी सिमिलर ही है। तो ये सब्जेक्टिव था, वहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछा है वो। एक्स वाई बी टू रैंडम वेरिएबल विद ज्वाइंट पीडीएफ दे रखा है, तो मार्जिन निकालो एक्स का ना, यहाँ भी ऑप्शन बना सकते हो। पहला ऑप्शन मार्जिन ऑफ एक्स, मार्जिन ऑफ वाई, तीसरा ऑप्शन हो सकता है एक्स वाई इंडिपेंडेंट, चौथा कोवेरिएंस दे देगा, जिसको ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट किया जा सकते हैं इजीली। तो ये सब क्वेश्चन ठीक है प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ आपके पास क्या है कि x1 x2 xn बी रैंडम सैंपल फ्रॉम एक्सपोनेंशियल 1/θ, तो आपके पास एक्सपोनेंशियल रेट 1/θ है, तो मीन इसका थीटा हो जाएगा आपका, है ना। ओके, ऑब्टेन द क्रैमर और लोअर बाउंड फॉर द वेरिएंस ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर। तो फॉर्मूला तो आप जानते हो, जी थीटा है, तो जी डैश थीटा का होल स्क्वायर अपॉन आई थीटा, इन्फॉर्मेशन जो था फीचर इन्फॉर्मेशन, उसको पुट करके आ जाएगा। फिर x1 x2 xn रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग एस्टिमेटर्स ऑफ म्यू, ये दे रखा है आपको, पूछ रहा है कि एग्जामिन करो ये अनबायस्ड है कि नहीं है, तो मीन निकाल दोगे। फिर एग्जामिन करो कि वो यू भी कंसिस्टेंट है कि नहीं है। हाँ, तो कंसिस्टेंट होने के लिए आप क्या करो, इसका पहले एक साथ आप वो कर सकते हो, तो वैसे अकेला तो नहीं होगा, एक साथ आप x1 से लेके xn तक को एक साथ ले आओ, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। ये कन्वर्ट नहीं कि x1 सिंगल रैंडम विल नॉट कन्वर्ट इन प्रोबेबिलिटी टू x, है ना। तो ये कन्वर्ट करेगा xn + 1 2 से n, तो इसका एवरेज ले सकते हो, वो करने के लिए कन्वर्ट नहीं करेगी, तो दिस विल नॉट बी कंसिस्टेंट एक्चुअली भी। ये आप जैसे आपको आता उस तरीके से देखो। यहाँ बोल रहा है x1 x2 xn रैंडम सैंपल है बर्नौली से P, पहले सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालोगे, तो आप निकाले लो वो फैक्टराइजेशन थ्योरम लगा के। फिर कह रहा है कंसीडर द एस्टिमेटर u ऑफ p इंटू 1 - p/n, तो u यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, u की वैल्यू 1/2n होगी, अगर ऐसा होगा 0 ऐसा है, तो डिटर्मिन वेदर u इज अनबायस्ड, चेक करो u अनबायस्ड है कि नहीं। अब ध्यान दो, पहले तुमसे सफिशिएंट निकलवाया, फिर अनबायस्ड निकलवा रहा है, अब बोल रहा है कि सफिशिएंट है अनबायस्ड, चेक करो कंप्लीट भी आ जाएगा, जो सफिशिएंट आएगा वो कंप्लीट भी आएगा। कह रहा है यूजिंग द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन ए by above and Rao-Blackwell theorem, find the uniformly minimum variance unbiased estimator। ठीक है, तो UMVU निकालना है इसका, तो यहाँ तुम्हें राव ब्लैकलाइजेशन थ्योरम था ना, वो अप्लाई करना है, आ जाएगा। जो राव ब्लैकलाइजेशन टेक्निक बताया था UMVU निकालने का, पहले सफिशिएंट पूछा, फिर अनबायस्ड पूछा, तो UMVU निकलवा रहा है तुमसे। यहाँ x1 x2 xn रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग पीडीएफ दिस, तो पूछ रहा है ऑब्टेन द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ H0 वर्सेस H1 है, तो इजी है, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाओ, आ जाएगा। x1 x2 xn बी रैंडम सैंपल ऑफ साइज एंड फ्रॉम नॉर्मल μ1 टू टेस्ट μ is 5 अगेंस्ट μ is 4, सिंगल वर्ड सिंपल है ये भी। तो रिजेक्ट H0 इफ x बार लेस देन इक्वल टू c, कह रहा है अल्फा 0.05 है और बीटा 0.10 है, तो n की वैल्यू निकालो, डिटर्मिन n, आ जाएगा ना। अल्फा क्या है, अब यह कंफ्यूज नहीं होना तुम्हें, अल्फा बीटा क्या है मानना भी नहीं है, पहले पेज पे जाओ देखो नोटेशन क्या है, ये नहीं अज्यूम करना बीटा पावर है या बीटा टाइप 2 एरर है। अब बीटा क्या है वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा, वो नोटेशन पेपर डिसाइड करेगा क्या है, तुम्हें अज्यूम नहीं करना है, ठीक है। तो अल्फा बीटा दोनों का मीनिंग तुम्हें फर्स्ट पेज पे मिलेगा, अल्फा है ना, यहाँ साइज होगा, बीटा आई थिंक पावर होगा, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ टाइप 2 एरर है, हाँ यस तो टाइप 2 एरर है, फर्स्ट पेज जाकर देख लो, इसलिए अज्यूम नहीं करना, अज्यूम करोगे तुम जो सोचोगे हो सकता है उसका दूसरा हो, तो गलती हो जाएगी, इसलिए पहले चेक कर लो, फिर उसके अकॉर्डिंग पुट करके आ जाएगा। खत्म हो गया क्या, बस ओके। तो इसमें पहले 15 क्वेश्चन इसमें तुम्हारे ऑब्जेक्टिव थे, और फिर 16 से लेके 25 तक, मतलब 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव था इस ईयर में। तुम देख रहे हो पैटर्न हर साल बदलता रहता है, वो इसीलिए क्योंकि जो IIT एग्जाम कराती है उसको लगता है कि पुराना पैटर्न ठीक नहीं था, तो वो अपने हिसाब से अपडेट कर देती है।
इस तरह से हैं। तो 13 का पैटर्न, 14 का कुछ और था, 13 का कुछ और था, 12 का कुछ और है, 11 का देखेंगे, है ना। हमने 13 का कर लिया, 13 का डाउट आज डिस्कस किया है। तो आपका काम है 12 का पेपर कंप्लीट करके आना। अगले क्लास में एक एक क्वेश्चन खुद से करो पहले, जब नहीं हो तो बाद में सॉल्यूशन देखो, पहले खुद से करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो, हेल्प लो, फिर बुक बंद करके सॉल्यूशन वाली, फिर खुद से सॉल्व करो, देखो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, नहीं हो रहा तो डाउट पूछो मुझसे, डिस्कस करो, किस कॉन्सेप्ट में डाउट है या क्या क्लियर नहीं है वो डिस्कस करो मेरे से, है ना। चलिए, तो इसको हम यही स्टॉप करते हैं और आप लोगों से अगले क्लास में मिलते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, तो अभी अब गेट की क्लास है अभी 9 से, तो अभी यहीं स्टॉप करता हूँ। आप लोग ट्राई करके आओ और फिर नेक्स्ट क्लास में कल 7 to 9 जो होगी वो हम डिस्कस करेंगे इसका डाउट 2012 का, ठीक है ना। यस यस, ठीक है ना, ओके। चलिए, तो अभी के लिए थैंक यू, गुड नाइट।